हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल 6 to 12 एनसीईआरटी क्लासेस में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हम लोगों ने पार्ट 2 तक पढ़ लिया था। आज पार्ट 3 स्टार्ट करेंगे क्योंकि ये चैप्टर बहुत लंबा है, तो इसको कंटिन्यू करेंगे। जो फ्रांस में राजतंत्र का उन्मूलन और गणतंत्र की स्थापना। ठीक है, इसका मतलब है कि फ्रांस के राजतंत्र खत्म होकर गणतंत्र बना। ठीक है, फ्रांस कैसे खत्म हुआ, ठीक है, उसके बारे में जानेंगे। और जो फ्रांस का जो राजतंत्र था वो कैसे खत्म हुआ और वो एक गणतंत्र के रूप में कैसे उभरा, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रांस की स्थिति आने वाले वर्षों में भी तनाव बनी रही। यद्यपि लुई 106 ने संविधान पर हस्ताक्षर कर दिए थे, परंतु प्रसा के राजा से उसकी गुप्त वार्ता भी चल रही थी। ठीक है, इसमें ये कहा गया कि लुई 16वें ने संविधान पर हस्ताक्षर तो किया, ठीक है, लेकिन छुपकर दुश्मनों से बातचीत भी करता रहा। ठीक है, फ्रांस की घटनाओं ने अन्य पड़ोसी देशों को शासक भी चिंतित थे। इसीलिए 1789 की गर्मियों के बाद होने वाली ऐसी घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए इन शासकों ने सेना भेजने की योजना बना ली थी। लेकिन जब तक इस योजना पर अमल होता, अप्रैल 1792 में नेशनल असेंबली ने प्रसा एवं ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा का प्रस्ताव पारित कर दिया। ठीक है, प्रांतों से हजारों स्वयंसेवी सेना में भर्ती होने के लिए जमा होने लगे। उन्होंने इस युद्ध को यूरोपीय राजाओं एवं कुलीनों के विरुद्ध जनता की जंग के रूप में लिया। उनके होठों पर देशभक्ति के जो तराने थे, उसमें कवि राजेट दी लाइव द्वारा रचित मार्सिले भी था। यह गीत पहली बार मार्सिलेस के समय सेवियों ने पेरिस की ओर कूच करते हुए गाया था, इसलिए इस गाने का नाम मार्सिले हो गया, जो अब फ्रांस का राष्ट्रगान है। इसमें हजारों लोग सेना में शामिल हुए और इसी समय मार्सिलेस गीत गाया गया, जो बाद में राष्ट्रगान बना। ठीक है, ये आपका मार्सिले नाम इसीलिए पड़ा क्योंकि यह गीत इतना लोकप्रिय हुआ ना एवरीवन कि इसे फ्रांस की राष्ट्रीय गान बना दिया गया। और मार्सिलेस नाम इसीलिए पड़ा क्योंकि यह गीत सबसे पहले मार्से शहर के सैनिकों ने गाया था। ठीक है, इसके वजह से इसका नाम मार्सिलेस पड़ा। उसके बाद है क्रांतिकारी युद्धों से जनता को भारी क्षति एवं आर्थिक कठिनाइयां झेलनी पड़ी। पुरुष के मोर्चे पर चले जाने के बाद घर परिवार और रोजी रोटी की जिम्मेदारी औरतों के कंधों पर आ पड़ी। देश की आबादी के एक बड़े हिस्से को ऐसा लगता था कि क्रांति के सिलसिले को आगे बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि 1791 के संविधान से सिर्फ अमीरों को ही राजनीतिक अधिकार प्राप्त हुए थे और लोग राजनीतिक क्लब में अड्डे जमाकर सरकारी नीतियों और अपनी कार्य योजना पर बहस कर रहे थे। इनमें से जैकोबिन क्लब सबसे सफल था, जिसका नाम पेरिस के भूतपूर्व कॉन्वेंट ऑफ सेंट जेकब के नाम पर पड़ा, जो अब इस राजनीतिक समूह का अड्डा बन गया था। इस पूरी अवधि में महिलाएं भी सक्रिय थी और उन्होंने भी अपने क्लब बना लिए, क्योंकि महिलाओं को नीचा समझा जाता था, उसे अपने साथ ये नहीं रखना चाहते थे और महिलाओं ने इसके वजह से अपना खुद का एक क्लब बनाया और अपना एक खुद का ग्रुप बनाया। ठीक है, इस अध्याय के खंड 4 में आप उनकी गतिविधियों और मांगे के बारे में और जानेंगे। जैकोबिन क्लब, जो कि बहुत प्रमुख था, ठीक है, के सदस्य मुख्यतः समाज के कम समृद्ध हिस्से से आते थे। इनमें छोटे दुकानदार और कारीगर जैसे जूता बनाने वाले, पेस्ट्री बनाने वाले, घड़ी साज, छपाई करने वाले और नौकर व दिहाड़ी मजदूर शामिल थे। उनका नेता मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर था और जैकोबिन के एक बड़े वर्ग ने गोदी कामगारों की तरह धारीदार लंबी पतलून पहनने का निर्णय किया। ऐसा उन्होंने समाज के फैशन प्रस्त वर्ग, खास तौर से घुटने तक पहनने वाले ब्रीचेस पहनने वाले कुलीनों से खुद को अलग करने के लिए किया।
यह ब्रीचेस पहनने वाले कुलीनों की सत्ता समाप्ति के ऐलान का उनका तरीका था। इसीलिए जैकोबिन को 100 कुलात के नाम से जाना गया। इसका शाब्दिक अर्थ होता है बिना घुटने वाले। 100 कुलात पुरुष लाल रंग की टोपी भी पहनते थे जो स्वतंत्रता का प्रतीक थी, लेकिन महिलाओं को ऐसा करने की अनुमति नहीं थी। एवरीवन, फ्रांस की क्रांति में एक नया नाम सामने आया, सा क्यूलोत्स। ठीक है, इसका मतलब था बिना घुटने वाली निकर के लोग। ये लोग लंबी पैंट पहनते थे, ठीक है, और लाल टोपी लगाते थे। यही इसकी पहचान बन गई। सन 1792 की गर्मियों में जैकोबिन ने खाद्य पदार्थों की महंगाई एवं की अभाव से नाराज पेरिस वासियों को लेकर एक विशाल हिंसक विद्रोह की योजना बनाई। 10 अगस्त की सुबह उन्होंने ट्यूलेरिये की महल पर धावा बोल दिया, राजा के रक्षकों को मार डाला और खुद राजा को कई घंटों तक कैद में बनाए रखा। बाद में असेंबली ने शाही परिवार को जेल में डाल देने का प्रस्ताव पारित किया। नए चुनाव कराए गए और 21 वर्ष से अधिक उम्र वाले पुरुष, चाहे उनके पास संपत्ति हो या नहीं, को मतदान का अधिकार दिया गया। इसमें यह कहा कि सन 1792 में खाने पीने की चीजें बहुत महंगी हो गई। ठीक है, इससे नाराज जनता और जैकोबिनों ने मिलकर राजा के खिलाफ बड़ा विरोध किया। ठीक है, और 10 अगस्त 1792 उन्होंने राजा के महल ट्यूलरेज पर हमला कर दिया। राजा के रक्षकों को मार डाला गया और राजा को पकड़कर जेल में डाल दिया गया। और इसके बाद एक नई असेंबली ने फैसला किया कि अब राजा की जरूरत नहीं है और 21 साल से ऊपर आदमी को वोट देने का अधिकार मिला, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे कि नवनिर्मित असेंबली को कन्वेंशन का नाम दिया गया और 21 सितंबर 1792 को इसने राजतंत्र का अंत कर दिया। ठीक है, राजतंत्र पूरी तरह से खत्म कर दिया और गणतंत्र घोषित कर दिया गया। जैसा कि आप जानते हैं, गणतंत्र सरकार का वो रूप है जहां सरकार उसके प्रमुख का चुनाव जनता करती है। यह वंशानुगत राजशाही नहीं होती है। और आप कुछ अन्य गणतांत्रिक देशों के बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करें और देखिए कि वे कब और कैसे गणतंत्र बने। मतलब इसमें जो सरकार चुने जाते हैं, जो प्रतिनिधि होते हैं, मतलब जनता, अब जो भी सरकार जनता के चुने हुए प्रतिनिधि होंगे वो चलाने लगेंगे। यानी अब ये वंशानुगत राजशाही खत्म हो जाती है, जो वंश के आधार पर राजा से जैसे राजा का बेटा राजा बनेगा, उसका बेटा राजा बनेगा, ऐसे होता था ना, तो वैसे नहीं किया गया। वंशानुगत वाली खत्म कर दी गई और इसमें सबको हक दिया गया। गणतंत्र का ये मतलब होता है। ठीक है, लुई लुई 16 को न्यायालय द्वारा देशद्रोह के आरोप में मौत की सजा सुना दी गई और 21 जनवरी 1793 को प्लेस डी लॉ कॉनकॉर्ड में उसे सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी गई। जल्द ही रानी मेरी एंतोइनेट का भी वही हश्र हुआ। अब एवरीवन हम पढ़ेंगे आतंक राज। मानी आज अभी जानते हैं हम लोग फ्रांस की क्रांति के उस दौर को जिसे आतंक का राज कहा गया। ठीक है, सन 1793 से
1794 तक के काल को आतंक का युग कहा जाता है। रोबेस्पियर ने नियंत्रण एवं दंड की सख्त नीति अपनाई और उसके हिसाब से गणतंत्र के जो भी शत्रु थे, कुलीन एवं पादरी, अन्य राजनीतिक दलों के सदस्य, उसकी कार्यशैली से असहमति रखने वाले पार्टी सदस्य, उन सभी को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया और एक क्रांतिकारी न्यायालय द्वारा उन पर मुकदमा चलाया गया। यदि न्यायालय उन्हें दोषी पाता तो गिलोटिन पर चढ़ाकर उनका सिर कलम कर दिया जाता था। गिलोटिन 2 खंभों के बीच लटकते आरे वाली मशीन था जिस पर रखकर अपराधी का सर धड़ से अलग कर दिया जाता था। इस मशीन का नाम इसके आविष्कारक डॉक्टर गिलोटिन के नाम पर पड़ा। यानी 21 जनवरी 1793 को राजा लुई को लुई 16 को देशद्रोह में दोषी मानकर गिलोटिन नाम की मशीन से मौत करा दिया गया। ठीक है, मौत की सजा दे दी गई। जल्द ही रानी मैरी एंटोनेट को भी मार दिया गया, जैसा आप लोगों ने यहाँ देखा। और उसके बाद 1793 से 1794 तक रोबेस्पियर ने सत्ता संभाली। ठीक है, और उसने कहा जो भी गणतंत्र के दुश्मन होंगे उसे बख्शा नहीं जाएगा और हजारों लोगों को गिलोटिन से मौत की सजा दी गई और इस वजह से इस दौर को आतंक का राज कहा गया। ठीक है, उसके बाद है रोबेस्पियर। ठीक है, रोबेस्पियर ने मजदूरी और दाम की सीमा तय की। रोबेस्पियर ने मजदूरी और दाम की सीमा तय की और अनाज बांटा। अमीरों के लिए सफेद आटे की जगह साधारण गेहूं से बनी रोटी, समानता रोटी अनिवार्य कर दी। सभी को नागरिक कहलाना पड़ा और महिलाओं को नागरिका कहा जाने लगा। यह जो रोबेस्पियर सरकार ने कानून बनाकर मजदूरी एवं कीमतों की अधिकतम सीमा तय कर दी। ठीक है, गोश्त एवं पाव रोटी की राशनिंग कर दी गई। किसानों को अपना अनाज शहरों में ले जाकर सरकार द्वारा तय कीमत पर बेचने के लिए बाध्य किया गया और अपेक्षाकृत महंगे सफेद आटे के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई। सभी नागरिकों के लिए साबुत गेहूं से बनी और बराबरी का प्रतीक मानी जाने वाली समता रोटी खाना अनिवार्य कर दिया गया। बोलचाल और संबोधन में भी बराबरी का आचार व्यवहार लागू करने की कोशिश की गई। परंपरागत मॉन्सियोर यानी महाशय एवं मदाम यानी महोदया के स्थान पर अब सभी फ्रांसीसी पुरुषों एवं महिलाओं को सितोयन यानी नागरिक एवं सितोयन यानी नागरिका यानी पुरुषों को नागरिक और महिलाओं को नागरिका के नाम से संबोधित किया जाने लगा, यानी नाम से पहचाना जाने लगा। चर्चों को बंद कर दिया गया और उनके भवनों को बैरक या दफ्तर बना दिया गया। रोबेस्पियर ने अपनी नीतियों को इतनी सख्ती से लागू किया कि उसके समर्थक भी त्राही करने लगे। अंततः जुलाई 1794 में न्यायालय द्वारा उसे दोषी ठहराया गया और गिरफ्तार करके अगले दिन उसे गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया। और एवरीवन कानून है, सबके लिए बराबर होती है। ऐसे नहीं कि कोई गलत करता है तो उसे गिलोटिन में चढ़ा के मार ही दिया जाता है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, इसमें सबका हक और अधिकार भी दिया जाना चाहिए। ठीक है, चलिए एवरीवन आगे बढ़ते हैं।